नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नीतीश कुमार नहीं हुए फेल, तेजस्वी यादव भी नहीं कर पाए खेल, क्योंकि एक दिन पहले तक जो स्थिति लग रही थी वो अचानक से पलट गई। वो जो घटनाक्रम था वो अचानक से दूसरा मोड़ लेता है और आरजेडी ही टूट जाती है। उसके ही 3 विधायक जो है सत्ता पक्ष के पास चले जाते हैं और इस तरह से ये पूरा गेम चेंज होता है और नीतीश कुमार बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। वो जो अग्नि परीक्षा कही जा रही थी उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव फेल हो गए? तेजस्वी यादव की जो भविष्य की राजनीति होने वाली है वो अब क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि वो जब भाषण दे रहे थे विधानसभा के अंदर तो वो जिक्र करते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अब हम अकेले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है, जीत का रथ है, उसे रोकने का काम करेंगे। तो क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या हुआ है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। संजीव जी, कैसे देखा जाए, तेजस्वी यादव हार गए या हार कर जीत गए या जीतने की तैयारी आगे? उनको क्या सबक आज की पूरे इस घटनाक्रम से मिला और नीतीश कुमार कहां पर खड़े हैं? देखिए, पूरे देश की नजर थी आज की इस फ्लोर टेस्ट पर और रथ रोकने की बात तेजस्वी यादव ने की। और रथ से तात्पर्य आप याद करें कि उनके पिता ने एक बार आडवाणी जी का रथ रोका था, उन्हें गिरफ्तार किया था। तो लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि मैं कमजोर नहीं हुआ और ये सत्ता गई है लेकिन लड़ाई जारी है। और दूसरी बात कि जिस अंदाज में आज वो बोल रहे थे, पहली दफा नीतीश कुमार फीके नजर आए और इसीलिए भले ही कुर्सी बच गई नीतीश कुमार की, लेकिन वो जो एक आभा मंडल था उनका, वो दरक गया। नीतीश के पास आज कुछ ज्यादा कहने को था भी नहीं, लेकिन तेजस्वी के पास कहने के लिए बहुत कुछ था और उन्होंने जो लपेट लपेट कर, कहा जाता है ना कि रसगुल्ले फेंक फेंक कर मारना, तो वो रसगुल्ले फेंक फेंक कर मारे। देखिए, नीतीश जी के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए इसीलिए नहीं था क्योंकि उनकी जीत जो हुई वो आरजेडी के विधायकों की वजह से हुई। मान लीजिए जो भी कंफर्टेबल स्थिति में वो हैं, हालांकि आंकड़े तो करीब करीब 122 से ज्यादा उनको थे, लेकिन वो जो एक कंफर्ट का हिसाब किताब बैठा, तो वो जो 3 विधायक आए उनकी वजह से। उसका गुणा गणित भी जरा समझाइएगा दर्शकों को। अब देखिए, जब 125 बनाम 112, ये आपको याद होगा स्पीकर के वोट के बाद आंकड़े सामने आए थे। तो उस 125 में 3 विधायक जो थे वो आरजेडी से थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव। यानी कि आंकड़ा जो जेडीयू बीजेपी का था वो 122 था। 122 तो मैजिक फिगर है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 122 पे खड़े थे। 3 विधायक जुड़ गए तो 125 हो गए। उस वक्त जरा शक हुआ कि ये ऐसे कैसे हो गया कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी, 128 का दावा भी था, तो 6 विधायक गायब हो गए। अगर आप 122 पर बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी खड़ी थी तो 128 था ना आंकड़ा इंडिपेंडेंट के साथ, यानी कि 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी जेडीयू के गायब हो गए और 3 विधायक चूंकि आरजेडी से आ गए थे, तो 122 + 3 125 उनको स्पीकर के वोटिंग में मिला। उसके बाद ओवरड्राइव हुआ, लोग बाग लगे परेशान होने कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कौन लोग हैं जो रास्ते में हैं और जानबूझ करके देरी कर रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। और वो जो फिर प्रयास हुए हेक्टिक, तो जो 4 विधायक, जो 6 विधायक गायब थे, उसमें से कुछ विधायकों को लाया गया और फिर किसी तरह से कोशिश की गई कि भाई आंकड़ा सुधारा जाए, लेकिन आखिरकार में भी 2 विधायक जनता दल यूनाइटेड के नहीं ही आए। 129 तक ही पहुंचा मामला, तो मामला जबकि 3 आरजेडी से आ गए थे, तो 131 हो जाना चाहिए। बिल्कुल। था 128 था ना। तो 3 अगर उसमें जोड़े तो आप 131 होना चाहिए था, लेकिन वो 129 इसलिए हुआ कि अंत में 2 विधायक जो है वो नहीं आए।
तो 3 विधायक इधर से लेकर के 129 का आंकड़ा पूरा हुआ। मुझे ये लग रहा था कि और ज्यादा आएगा। यानी कि खेला जो करने की बात कर रहे थे उसका प्रयास पूरा हुआ, काफी हद तक उसमें सफल भी हुए, लेकिन वहां जाकर, फ्लोर पर जाकर कुछ चीजें बनी बिगड़ी। देखिए, चीजें तब गड़बड़ाई जब मांझी जी का फाइनल ये फैसला हो गया कि नहीं, हमें एनडीए के साथ रहना है। पर इस बात को ध्यान रखिए कि मांझी जी का जो फैसला था वो कोई ऐसा नहीं था कि एकदम पहले हो गया था और उस पर वो कायम रहे। कल शाम रात तक जो है फोन बंद आ रहा था, एक दुविधा में थे और गृह मंत्री का फोन गया। वहां पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात भी की। जो जानकारियां सामने आई हैं, वहां पर गृह राज्य मंत्री मौजूद थे, बिहार से ही आते हैं नित्यानंद राय। और आज सुबह आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय और वो दोनों एक ही गाड़ी में आए, मांझी जी, और वो पहुंचे जब विधानसभा, तो कहीं ना कहीं वो एक शको सुबह जो होती है ना, उनको लेकर के थी और उनको सहेजना जरूरी था। लेकिन जैसे ही तय हुआ कि मांझी जी जो है वो अब एनडीए के साथ ही रहेंगे, तो जो मांझी जी को देख करके एनडीए की तरफ न होकर के वो आरजेडी की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने भी अपने आप को संभाला और फिर वो सरकार के साथ होने में भलाई समझे, क्योंकि सबको पता है कि आप सरकार के साथ रहेंगे तमाम मुश्किलों से दूर रहते हैं। अभी अगर सरकार का विरोध किया और सरकार ने जीत लिया बहुमत, तो फिर मुश्किलें होंगी। तो इसीलिए ये तय किया गया कि भाई मांझी जी क्या कर रहे हैं। उनके 4 विधायक अगर इधर आ जाते तो 4 टूट रहे थे। कल और परसों की बैठकों में 4-4 विधायक नहीं पहुंचे थे जेडीयू के। कल भी नहीं पहुंचे थे और वो परसों भी नहीं पहुंचे थे। चलिए, परसों नहीं पहुंचे थे, श्रवण कुमार की बैठक में तो बात समझ में आती है, लेकिन कल वाली जो बैठक थी वो तो नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाली थी ना, उसमें तो सबों को पहुंचना था। तो उसमें 4 विधायक जो नहीं पहुंचे थे, डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, दिलीप राय और सुदर्शन, तो ये ना परसों आए थे ना कल आए थे। तो बड़ी चर्चा चल गई कि भाई ऐसा है कि ये तो नहीं आने वाले हैं। तो 4 जब विधायक नहीं आने वाले हैं और 4 अगर मांझी जी के गायब हो जाए तब तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। 128 से सीधे 120 हो जाएगा आंकड़ा, तो कैसे होगा। इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी था कि मांझी जी के ऊपर लगाम खूंटा गाड़ दिया जाए और उनको कहीं हिलने न दिया जाए, और वही किया गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नहीं होती, उसका अपना एक अनुभव भी है और उसको सरकार बचाने का के तरीके मालूम है उनको, उनकी अगर एक्सपर्टीज नहीं लगती तो आज नीतीश जी के हाथ से कुर्सी चली गई थी। और नीतीश जी के हाथ से कुर्सी जाती तो एक तरह से उनका पॉलिटिकल अंत हो जाता, क्योंकि इसके बाद वो इतिहास के पन्नों में चले जाते और भारतीय जनता पार्टी इसके बाद सबसे प्रमुख विपक्षी के तौर पर, या एक धुरी जिसे कह सकते हैं, जो एक तरफ तेजस्वी यादव खड़े हैं, दूसरी तरफ कौन, तो भारतीय जनता पार्टी होती है। और जिस मुखर तरीके से आज सम्राट चौधरी बोल रहे थे तो समझ में भी बात आती है। लेकिन ये देखा गया कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि अगर मान लीजिए 8 विधायक टूटते तो 2-3 तो यूं ही टूट जाते, तो अल्पमत में सरकार आ जाती। तो कोशिश ये की गई कि नहीं, पहले मांझी जी को संभाला जाए, और मांझी जी को संभालने में दिल्ली की भी मदद हुई। और नतीजा हुआ कि मांझी जी जैसे ही संभले तो बाकी के जो छोड़कर जाने वाले थे विधायक, उसमें से 2 आ गए। आए क्या, पकड़ लिए गए, ले आए गए। क्योंकि डॉक्टर संजीव नवादा में पकड़े गए और बावजूद इसके कि वो विधायक हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और गेस्ट हाउस में रखा और सुबह लेकर के उनको चले आए। उसी प्रकार सुदर्शन को भी खबर चला गया, बरबीघा से विधायक है, उनको भी ले आए। लेकिन इसमें भी बीमा भारती और दिलीप राय नहीं आए। बीमा भारती आई जब वोटिंग खत्म हो गई तब, और दिलीप राय तो आए ही नहीं। तो 2 विधायक तो गायब हो ही गए और 2 विधायक को जबरदस्ती वोट दिलाया गया। तो यह एक बहुत ही कश्मकश वाली स्थिति थी। नीतीश जी को ये श्योरिटी नहीं थी, लेकिन किसी भी तरह से ये मैनेज हो गया। अब जब ये आंकड़ा मैनेज हुआ तो फिर ये था कि भाई प्रेजेंटेशन कैसा हो, और उस प्रेजेंटेशन में जैसा कि आप बता रहे हैं, तेजस्वी के पास एम्यूनेशन, बारूद ज्यादा था, और वो आज सदन के पटल पर और टेलीविजन के जरिए पूरे देश ने भी देखा। अब आगे क्या, लोकसभा चुनाव सामने है, नीतीश कुमार बहुमत जीत चुके हैं,
साफा अभी खोला नहीं गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, यानी कि बीजेपी अभी भी खुद के दम पर खड़ी हो जाए इस कोशिश में रहेगी। नीतीश कुमार आगे चल के क्या करते हैं, क्योंकि अब इधर के और उधर के इतनी बार हो चुके हैं कि अब बड़ा उन पर जो विश्वास है वो लोगों का डगमगाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में वो भले ही कितनी सीटों पर लड़े, लेकिन क्या तेजस्वी के साथ सेंटिमेंट्स गए हैं लोगों के? आज का उनका जो भाषण था उससे लगा कि वो थोड़े इमोशनल भी हुए बीच बीच में कई जगह पे, कि हमने आपके साथ क्या किया, हमने आपको ऐसा क्या बोल दिया, आप आते हमसे बात करते, हम सबसे बड़े पार्टी थे, आपको मुखिया बनाया, और आप मतलब कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही अपने वक्तव्य में जिससे लगा कि बड़े आहत हैं। और उन बातों को कहीं ना कहीं क्या जनता बिहार की है वो कनेक्ट कर पाएगी उनके साथ? पहले तो देखिए कि ये जो जीत हुई है, इस जीत की नैतिकता कितनी स्ट्रांग है, जो नैतिक धरातल इस जीत की है, क्योंकि आगे की राजनीति आप पूछ रहे हैं वो इसी पे तय होगी। नीतीश जी की पहचान क्या है? साल 2005 में जब वो दिल्ली से बिहार भेजे गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और अपनी पार्टी के वो मुख्य चेहरा थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया, तो अटल जी ने नारा गढ़ा, नया बिहार नीतीश कुमार। और इन 4 शब्दों ने एक नई उम्मीद बिहार में जगाई, क्योंकि आरजेडी का तब का शासन जो था वो यकीनन बहुत कुछ प्रशंसा करने योग्य तो था नहीं, और बाहुबल और लूट खसोट और ये सब चीजें जो है वो वस्तुतः थी उस जमाने में। और इस बात को मानते भी हैं आरजेडी वाले कि हम लोगों ने जो काम किया था वो सामाजिक न्याय का किया था, लेकिन ये सब जो फैक्टर्स थे इस पर हमने उतना ध्यान हम देने में सक्षम नहीं रहे, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, वो नहीं दे पाए थे। वो नया बिहार नीतीश कुमार का नारा और सचमुच में एक नया बिहार बनाने की कोशिश हुई, एक नया सूर्योदय हुआ। एक सूर्योदय इस मायने में कि जैसे कानून व्यवस्था में तो गुणात्मक परिवर्तन दिखा, अपने आप पास उन्होंने गृह विभाग रखा, आज भी है, लेकिन आज वाले नीतीश कुमार और उस नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। जिक्र किया एक नेता ने इस बात का, हाँ, कि मैं उन्होंने कुछ कविता या कुछ ऐसा पढ़ा, उसके बाद कहा कि मैं 2005 से पहले वाले नीतीश कुमार को खोज रहा हूं। उनके अंदर जो जोश था, वो जो काम करने को लेकर एक ललक थी, वो अब शिथिलता में बदल चुकी है। अब वो कुर्सी बचाने में कंज्यूम हो गई। तो उस वक्त उन्होंने कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, और ये हकीकत है कि पटना की सड़कों पर भी देर रात लोग नहीं चला करते थे। आप पटना से बाहर और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन वो सब चीजें सुधारी गई, और कुछ चीजें और पटरी पर आई, जिसमें कि सड़कें बनाई गई। बहुत सी चीजें अभी भी उनके इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में कोई व्यक्ति 3 साल में ग्रेजुएशन आज भी नहीं कर पाता है, उसको 4 साल 4.5 साल लग ही जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जीवन के बहुमूल्य 1.5 साल यूं ही चले जाते हैं। आप रोजगार की बात नहीं, शिक्षा में भी ये दिक्कत है। अभी जो बिल आया है एंटी कॉपिंग, नकल के खिलाफ जो बिल आया है, तो उसमें सारे दृष्टांत जो दिए जा रहे थे संसद में और दूसरी जगहों पर, वो तो बिहार से ही आ रहे थे ज्यादातर। तो इन परिस्थितियों में अभी बहुत काम नहीं हुआ उनके लंबे कार्यकाल के बावजूद, लेकिन 2-3 काम उन्होंने जो किए, उसके बाद शायद वो काम नहीं कर पाए। और आप देखिए कि कानून व्यवस्था वो वाली, और आज जब उन्होंने सरकार बचाई है तो किनके जरिए बचाई है? पहला नाम प्रहलाद यादव, बालू माफिया लखीसराय के, हिस्ट्री सीट जबरदस्त लंबी, कई प्रकरण मारपीट के वीडियो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। बाहुबली नंबर 2 अनंत सिंह, जिसकी पत्नी है नीलम सिंह, इंडिया फेमस अनंत सिंह। बाहुबली नंबर 3 आनंद मोहन सिंह, उनके बेटे चेतन आनंद। तो आप देखिए कि एक नेता का वो तो एक कविता, वो कुछ लिखा उन्होंने कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, आज उन्होंने लिखा कुछ ऐसा भी लिखा। देखिए वो झेप मिटा रहे हैं। ठाकुर का कुआं एक मनोज झा ने बोला था, तो उसी का जवाब उन्होंने दिया है कि मैं उससे बड़ा नाराज था। जबकि कल तक तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, वहां बॉलिंग कर रहे थे तेजस्वी के 5-10 देश रत्न मार्ग पर। तो मन के भीतर क्या चल रहा था, मन के बाहर क्या चल रहा था।
तो बात वो नहीं है। देखिए चेतन आनंद तो मान लीजिए कि ठीक है, वो परिस्थितियों के दास है और वो भी बताऊंगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन सरकार बचे कैसे बाहुबलियों से? गए किसके खिलाफ थे? बाहुबलियों के खिलाफ। आप देखिए कि आज वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है नीतीश जी। जहां से उन्होंने शुरू किया था बिहार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार, वो बाहुबलियों के खिलाफ उन्होंने अच्छा काम किया था और लोग भाग जा रहे थे या उनका उतना चल नहीं रहा था। आखिर में सरकार बचाने के लिए उन्होंने बाहुबलियों की मदद ली। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, ये बाहुबली की स्थिति क्या है? आनंद मोहन सिंह के खिलाफ जो मामला है, कृष्णैया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मर्डर हुआ था, उसके बाद से वो जेल में थे और बड़े ही कंट्रोवर्शियल अंदाज में उनको छोड़ा गया, कानूनों में परिवर्तन करके। उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। हाँ। तो केस लड़ती है इस तरह के मामलों में बिहार सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है और वो अपने पक्ष का बचाव करेगी। तो अपने पक्ष का अगर उसको बचाव करना है तो सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट तो लेगी वो चेतन आनंद से। सही बात है। आप नहीं करेंगे तो हम अपने पैरवी में ढिलाई बरत देंगे और वो वापस अंदर पहुंच जाएंगे, जैसे कि गुजरात में अभी वो रेपिस्ट वाला जो मामला, सारे अंदर चले गए हैं। हाँ। वो डर था। आनंद मोहन सिंह काफी दिनों से अंदर हैं। पहले आनंद मोहन सिंह नीतीश कुमार के इलेक्शन में काम किया करते थे, बाद में फिर वो विधायक हो गए, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र था उसी में आनंद मोहन सिंह की कंस्टिट्यूएंसी आती थी या उनका गांव आता था, तो वो नीतीश जी के करीबी थे। फिर दूर हो गए वो, अब फिर से जो है वो सपोर्ट दे दिया गया है। तो बहुत सी चीज होती है, जैसे कि पैरोल मान लीजिए होता है, तो सरकार ही मंजूर करती है, उस क्षेत्र का जो जिला प्रशासन होता है वो मंजूर करता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। काफी दिनों से वो अंदर है जेल में। तो आप प्रहलाद यादव की बात कर लीजिए, तमाम मामले हैं। बालू माफिया है ही लखीसराय में, हर दूसरे तीसरे दिन उनका अखबार में गलत वजहों से नाम भी आ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो हर चीज में दोषी हो सकते हैं, लेकिन जो एक छवि वाली बात है वो इस तरह की है, धूमिल है। ऐसे लोग जो हैं वो अपने अपनी वजहों से परेशान थे, उनको टैप किया गया और बोला गया कि आइए वरना, तो इस तरह से ये लोग आ गए। डॉक्टर संजीव जिनको पकड़ा गया और जबरदस्ती वोट दिलवाया गया, वो एक डॉक्टर है और वो शराबबंदी के खिलाफ है और उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी के जो लाई गई है, इससे पूरा जो एक्साइज जो आता है वो तो आ नहीं रहा है, लेकिन शराब तो अवेलेबल है। तो जो कमाई हो रही है पुलिस थानों की हो रही है और ये हकीकत है कि पुलिस थानों में पैसा वो जा रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को आता, जिससे कि विकास होता। ये बहुत बड़ी बहस है कि अगर दारू उपलब्ध नहीं होती तो बात होता, लेकिन दारू तो वहां उपलब्ध है। एक जगह है नहीं, वहां पे कंट्रोवर्सी। दिल्ली में मिल रही थी बिल्कुल एक पे एक फ्री, वहां पे दिक्कत। तो जब आप शराब किस तरह से खेल खेलती है, बहुत आपके पास मुद्दे हैं। आप शराब जैसे विषयों पर अगर सरकारें कानून बनाने जाएंगी तो फिर जो बिहार में हो रहा है और जो दिल्ली में हो रहा है यही होगा। वो सब चलने दीजिए जैसे चल रहा है। देखिए कमाई तो होती है उससे और बहुत ध्यान मत दीजिए उस पर लेजिटिमाइज करना, डिलेजिटिमाइज करने के चक्कर में मत दीजिए। और देखिए कितनी मौतें होती हैं जो नकली शराब पीने की वजह से। यूरिया पी लेता है, यूरिया पी लेता है और वो उपलब्ध है। हम लोग कच्ची शराब को ही बहुत बुरा कहा करते थे कि अरे कैसे ही होती होगी वो देसी वगैरह वगैरह। लोग यूरिया पी रहे हैं और इतना ही नहीं, आपका ध्यान तो गीली नशे पे है, सूखे नशे पर आपने क्या किया है। सही बात, सूखा नशा रेडिली अवेलेबल इन बिहार। सो ये बहुत दुख की बात है। और चाहे वो सरकार नीतीश जी की हो, उसमें तेजस्वी रहे हो, उसमें सम्राट चौधरी रहे हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी इस पर काम नहीं कर पाया है क्योंकि इस नीति से असहज है। डॉक्टर संजीव ये बात कहते थे और अपने ही दल के खिलाफ मुख्यमंत्री का बड़ा अजीज है, उनके खिलाफ कहा करते थे और वो विरोध में उतर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। बीमा भारती को अपनी लड़ाई है लेसी सिंह, पूर्णिया से ही, वो भी विधायक है बगल की सीट से। धमदाहा सीट से लेसी सिंह है और बीमा भारती है रुपौली सीट से। तो जब नीतीश जी बीजेपी के साथ सरकार में थे तो उन्होंने बीमा भारती को मंत्री बनाया था और जैसे ही वो आरजेडी के साथ सरकार बनाए तो उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बना दिया। तो बीमा भारती बिफर गई कि पूरे बिहार में
हमारी बेइज्जती करने के लिए आपको यही मिली थी। अरे बनाना था कहीं और से बना दिया होता। अब वो आपसी उनका जो द्वंद था, तो उस कारण से वो भी नहीं चाहती थी और चाहती थी कि हम जाकर के आरजेडी में चले जाएं और हम लड़े, लेकिन उनको भी थाम लिया गया। लेकिन वो नहीं आई टाइम से, उन्होंने वोट नहीं ही दिया पक्ष में। दिलीप राय जिस सीट से है, संभवतः सुरसंड सीट से है, वो सीट यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो ये कॉम्बिनेशन आरजेडी में हमेशा बिहार में ज्यादा चलता है या सपा में ज्यादा चलता है उत्तर प्रदेश में, तो वो अपनी वजह से थे। और सुदर्शन की सीट बरबीघा है और विधायक है वो। बरबीघा सीट अशोक चौधरी जो कि बहुत निकटतम करीबी मंत्रियों में से एक हैं, वो किसी अपने संबंधी के लिए चाहते हैं। तो ये सिटिंग विधायक चारों छिटक रहे थे, जिनको कि काबिज कर लिया गया और काबिज करके रख लिया गया। पर आप देखिए, चाहे वो उन तीनों की बात करें जो बाहुबली है, या इन चारों की बात करें जिसमें से दो तो नहीं ही आए और दो मजबूरी में आए, इस कॉन्ट्रडिक्शन पर ये बहुमत तैयार हुआ है। इस कॉन्ट्रडिक्शन पर ये बहुमत 3 इधर 5, यानी 5 अगर लोग नहीं, 6 का और बहुमत है 7 का। हाँ। और इस तरह का बहुमत जो है वो टेक्निकल जीत तो है, तकनीकी रूप से जीत है, लेकिन जो एक नैतिक ताकत होती है किसी भी सरकार की, ये वो नहीं है। लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। नीतीश बाबू नहीं चाहते हैं कि सरकार की ये दशा दिशा रहे, इतनी कमजोर सरकार रहे, जिसमें कि सामने वाली पार्टी भी जो है वो 112, 114 इस तरह से है वो भी, और इधर हमारे पास 135, 129 है। बड़ा कम का फासला है, कोई भी इधर से उधर हो जाए चीजें बदल जाएंगी। दिक्कत मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में नहीं होगी, जो 2025 का जो विधानसभा आने वाला है उसमें बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा बदलाव शायद देखने को मिले। लोकसभा इज अ डिफरेंट बॉल गेम। देखिए, लोकसभा में बिहार में वोटिंग मोदी जी के नाम पे होगी और उसमें जो सपोर्ट बेस है नीतीश जी का, वो लार्जर एनडीए के लिए काम करेगा। लेकिन इस बात को आप मानिए कि तेजस्वी यादव, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिनकी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे बिहार में नहीं है, मुस्लिम यादव, ये उनके 2 स्तंभ हैं। और एमवाई और आरजेडी ने इसके बियॉन्ड ग्रो करने की कितनी भी कोशिशें की हों, सफल नहीं हो पाए। फिर भी ये आपको कहना चाहूंगा कि आरजेडी की स्थिति जो भी रही हो, तेजस्वी ने अपनी जो पहुंच है वो बिहार के लार्जर ऑडियंस में बना ली है। इसीलिए जोर दे रहे थे कि देखिए रोजगार हमने करवाया, हम एक जो थोड़े ढीले से मुख्यमंत्री थे उनको हमने दौड़ा के दिखाया। तमाम देखिए क्या कंसर्न है, रोजगार कंसर्न है। रोजगार बिहार का कंसर्न है, क्योंकि आप पाते हैं कि सबसे ज्यादा विस्थापन और माइग्रेशन पूरे देश में बिहारियों का है। कोविड काल में हमने देखा जब लोग वापस आ रहे थे, किस तरह सबसे ज्यादा बिहार, यूपी, झारखंड, इन्हीं इलाकों में। और बिहार तो सबसे ज्यादा, और वो आपको लद्दाख में भी मिल जाते हैं, वो आपको सुदूर दक्षिण रामेश्वरम में भी मिल जाते हैं, और देश के बाहर ऐसी ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां पर कल्पना नहीं कोई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका और कनाडा तो सब जाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कोई सोमालिया भी जाता हो ना, कोई लिसोथो स्वाजीलैंड भी जाता हो, कोई दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहा हो, वहां भी आपको लेबर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। बिहार के लोग के पास रोजगार की इतनी कमी है, उसने रोजगार के पक्ष को उठाया, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। आप कितना कर पाते हैं हम उसका आकलन करेंगे आप। तो तेजस्वी के पास एक समय है और उनका एक विजन लोगों को आज दिखाई पड़ा। दूसरा, एक बड़ा ही उनका अंदाज था जिसमें कि उन्होंने किसी को बहुत भला बुरा बिना कहे हुए अपनी बात कही। नहीं, वही मैंने कहा ना, रसगुल्ले फेंक के मारे। दशरथ का जो दृष्टांत लेकर के आए वो, दशरथ तो सबको पता लगा, कैकेयी जो है वो लाक्षार्थ था, बीजेपी को इशारा कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा एक था कि उन्होंने उस तरह से चीजों को कहा। उन्होंने चेतन आनंद को छोटा भाई बोल करके कहा, आप मेरी तरफ आ जाना, मुश्किल होगी। हम नौजवानों की टीम बनाई थी। नीलम देवी के लिए कहा कि आपको भी मुश्किल हो, और प्रहलाद जी पुराने आदमी हमारे पार्टी के चले गए, आपको दिक्कत हो तो आ जाइए। उन्होंने एक स्टेट्समैन टाइप की भूमिका निभाने की कोशिश की। और आपने ये भी मार्क किया होगा हिमांशु कि इतने दिन एक शब्द नहीं बोले लालू यादव। लालू यादव जब बोलने पे आते हैं तो पत्रकार उनसे
कुछ ऐसा बुलवा लेते हैं जैसे चीजें जो हैं हाथ से बाहर चली जाती हैं। वो आए ही नहीं। तेज प्रताप नहीं बोले। हाँ। वो अगर बोलते तो या तो हिट विकेट होता, नहीं बॉल बाउंड्री लाइन बाहर जाता, लेकिन वो भी रहे। और वो चेस खेलने में थोड़ा उनका दिमाग हाँ, अगर लग रहा बोले तो तेजस्वी यादव बोले, और तेजस्वी यादव वे बियॉन्ड हिज इयर्स ऑफ मैच्योरिटी उन्होंने बोला, और जो कि अच्छा लगा होगा लोगों को। उसमें एक 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 रोजगार वाली बात थी, एक विकास वाली बात थी, और साथ ही साथ कटुता की कमी थी। कटुता की कमी थी। और ये कहना कि हम रथ रोकेंगे, कहीं न कहीं उस वर्ग को अपील कर रहे थे जो कि गैर भाजपा वोट बैंक है। इंडिया को भी उन्होंने हाँ, अपनी अपील रिप्रेजेंट को करने की उन्होंने कोशिश ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की। नीतीश जी का आभा मंडल जो है, नीतीश जी एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे नेता के रूप में उनकी शुरुआत हुई थी। और मुझे वो दौर याद है हिमांशु, जब उनके भाषण जब पार्लियामेंट में होते थे तो लोग बाग थोड़ी देर के लिए ठहर जाते थे, नीतीश जी बोले वाला जा सुन लेते हैं। ये भी दौर था। और जब यहाँ रेल मंत्री थे, मैंने कवर किया है, और फिर वो बिहार चले गए और बिहार में भी कई पायनियर काम किया। लेकिन आज जो उनकी स्थिति थी वो कतई, इसीलिए जो वो कह रहे थे सज्जन कि हम वो पुराने नीतीश को खोज रहे हैं, वो पुराने नीतीश को सचमुच बिहार में बहुत लोग खोज रहे हैं। अब दुख की बात है कि नीतीश जी खुद उस पुराने नीतीश को ढूंढ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लोकसभा चुनाव में हालांकि ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी तेजस्वी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने ये आज सदन में जब विधानसभा में बोले तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिलहाल जो बॉल है वो नीतीश कुमार के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी भी उससे खेल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।